हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजर फूड कंपोनेंट्स के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है वाटर। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे, इसमें क्या मेजर टॉपिक्स हमारे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर और आइस इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर वाटर कंटेंट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में किस रेशियो में मौजूद होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन्हीं फ्रूट और वेजिटेबल्स में वाटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। वाटर की कौन सी टाइप्स होगी जो फूड में प्रेजेंट होगी। वाटर फूड में एज ए सॉल्वेंट कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। आयोनिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन, हमें पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सॉल्ट्स भी होते हैं, वाटर के अंदर भी सॉल्ट्स मौजूद हैं, तो वो आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। वाटर और फूड अगर दोनों एक साथ एक जगह पर मौजूद हैं तो फूड की क्वालिटी पर, उसकी स्टेबिलिटी पर क्या असरात होंगे। ये चंद एक चीज़ें हैं जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें वाटर और आइस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ फूड के तनाजुर में बहुत अहम रोल अदा करती है। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, कि ये फ्रीजिंग और ड्राइंग की कंडीशंस में फूड की क्वालिटी को डिटरमिन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ्रूट ले आए कोई, उस फ्रूट में या किन्नू ले लिया आपने, उस किन्नू में वाटर कंटेंट्स अच्छे खासे हैं, आपने उसको फ्रीज़ कर लिया। जो उसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जो उसमें जूस था, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने उसको आइस में कन्वर्ट किया और फिर जब आप वापस उसको बाहर निकाल के रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो क्या वो अपनी उसी हालत में वापस आ जाएगा, क्या वो खाने के काबिल होगा। इसी तरीके से जब आप उसको ड्राई कर लेते हैं और उसमें से तमाम लिक्विड पोर्शन, उसका जूस इवेपोरेट हो जाता है, अगेन उसकी फ़िज़िकल कंडीशन उस फूड की चेंज हो जाएगी। तो वाटर की जो फिज़िकल फॉर्म है, जो शेप है, इट अफेक्ट्स द फूड प्रोसेसिंग। अभी ऊपर तस्वीर में आपको कैबेज नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पर आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश कैबेज आपके पास मौजूद है। यहाँ पर अगर आप इसको 2 घंटे के लिए या 4 घंटों के लिए फ्रीज़ कर देते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, आइस बन जाएगी। आपने उसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पर वापस लेके आए, तो जब ये वही क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विफाई होने लगेंगे तो ये अपनी शेप बदल लेते हैं। सेल्स के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो डैमेज हो जाती है, सेल्स का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो फूड की क्वालिटी डेफिनेटली असरअंदाज होती है। फ्रोज़न फ्रूट में क्या होता है कि इस वाटर की डेंसिटी की वजह से उसमें स्ट्रक्चरल डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंस एक देख सकेंगे। लेफ़्ट साइड पर फ्रेश फूड है और राइट साइड पर हमने फ्रीज़ किया, और फ्रीज़ करने के बाद जब उसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आए तो उसका कलर, उस फूड का स्ट्रक्चर, सब कुछ डैमेज हो गया। और जब आप इन दोनों को टेस्ट करेंगे तो उसके टेस्ट में भी डेफिनेटली एक क्लियर डिफरेंस आएगा। वाटर किस टाइप का स्ट्रक्चरल चेंज ला सकता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वाटर को जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पर लेके आते हैं, टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ करते हैं,
वाटर एक्सपैंड करता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, वाटर की डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, वो एक्सपैंड करना शुरू करता है। अब जस्ट सपोज कीजिए एक प्लांट का सेल है, उस सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, टेम्परेचर आप 25 से नीचे 4 पे लेकर आए, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, आइस की फॉर्म में एक्सपेंशन होगी, सेल वॉल्स पे प्रेशर डेवलप होगा, सेल वॉल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक हद तक इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है कि वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो प्रेशर उनकी इलास्टिसिटी से बढ़ जाता है तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों डैमेज हो जाएंगी, वो सेल परमानेंटली रप्चर हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेशर उसकी इलास्टिसिटी से कम है तो हमें ये वाटर की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वाटर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब ये आइस की फॉर्म में आते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। सो इट डैमेजेस एक्चुअली द सेल स्ट्रक्चर। सेल्स डैमेज हुए तो टिश्यूज़ अल्टीमेटली डैमेज हो गए। टिश्यूज़ का मतलब ऑर्गन्स तक बात चली जाती है, और पूरे के पूरे वेजिटेबल, फ्रूट्स, उसके तमाम पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे। So it's small changes within the cell, all type of the small changes happening within the cell, it brings a big change to the whole vegetable. तो वही आपकी फूड ख़राब कंसिडर होगी, आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते प्रॉपरली, आप उसको फर्दर यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी कम हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आप देख सकेंगे कि नेचुरल फूड्स में, नेचुरल फूड से मुराद, या जो भी यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा, प्रोडक्ट और नेचुरल फूड से मुराद मेरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होगी। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, हमें ये पता चला है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वाटर कंटेंट 70 से 96% तक मौजूद होते हैं। What is meant by 70 to 96%? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास टोमेटोज़ 1 kg हैं, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, तो उसमें प्रॉबेबली 940 ग्राम्स तक वाटर कंटेंट मौजूद होंगे। सिमिलरली कुकम्बर 96%, लेटस जिसको आप सलाद, आइसबर्ग 96%, गाजर 95%, कैबेज जिसकी मैंने पिछली स्लाइड में आपको तस्वीर दिखाई, कैबेज ग्रीन, कैबेज रेड, उसमें 1% का डिफरेंस होता है उसमें वाटर का, तो 93% और 92%। तो आप इसमें देख सकेंगे। ऑरेंजेस में 87% तक, ग्रेप फ्रूट, अंगूर 91% तक। सो हेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वाटर की कंसंट्रेशन इस हाई लेवल तक होना कितना इम्पोर्टेंट है, और करंट सिनेरियो में कितना ज़्यादा वाटर कंटेंट इसमें मौजूद होता है। सो इससे आगे चलें हम तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि वाटर फूड के अंदर रहते हुए इंटरेक्ट कैसे करेगा। हम दो चीज़ें पहले समझते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आपको मालूम है, सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। हमने ये भी पढ़ा कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट। जब वाटर बेस्ट सॉल्वेंट हो गया तो फूड में सॉल्यूट क्या होगा। जब हम सॉल्यूट की बात करेंगे उसमें सॉल्यूट होंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू द मिनरल्स, तो ये तमाम चीज़ें सॉल्यूट होंगी जो कि लेस अमाउंट में होंगी।
अब हमें ये समझना है कि फूड में वाटर मीन्स सॉल्वेंट और सोल्यूट इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इनमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनके रिएक्शंस की वजह से फूड पर क्या असरात मुरतब होते हैं। जब फूड पे एक यूनिक किस्म के असरात मुरतब होंगे तो वही असरात फर्दर रिज़ल्ट हमें देंगे ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, इंसेक्ट्स पे, जो कि अल्टीमेटली उन प्लांट्स के, उन फूड के कंज्यूमर्स हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो हमेशा होता है वो आयोनिक फॉर्म में होता है, आयंस की फॉर्म में होता है। एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ये कहें कि सोडियम क्लोराइड बेसिकली एक सॉल्ट है, अगर ये सोडियम पे आपको पता है कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए रहें एक साथ तो इन पे टोटल चार्ज ज़ीरो हो गया। प्लस माइनस दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया और दोनों ने अपनी वो नीड जो भी थी वो पूरी की। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी या एक्सेस था, दे इंटरेक्टेड विद ईच अदर, दे स्टूड विद ईच अदर और न्यूट्रलाइज कर लिया खुद को। जब न्यूट्रलाइज कर लिया है तो ये अब किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब होगा? दे कैन स्टे इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। लेकिन अगर इनके दरमियान में फोर्सेस वीक हो जाएं तो ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, आयंस की फॉर्म में जल चले जाएंगे और अब आयंस एक किसी और के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में हो, केमिकली न्यूट्रल हो, वो रिएक्ट नहीं करेगा। उस रिएक्टिविटी के लिए उसका आयोनिक फॉर्म में होना या उसमें वीक फोर्सेस, वीक बॉन्डिंग होना ज़रूरी है। सो वाटर रिएक्ट करेगा आयंस के साथ या चार्ज्ड ग्रुप्स के साथ। ऐसे ग्रुप्स के साथ करेगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वीक होंगी। अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल आप जानते हैं, वाटर इस फॉर्म में आ रहा है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, दैट्स मीन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर आपको शो करेगा, सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ पर आपको ये वाइट कलर में शो करेगा जबकि ऑक्सीजन इज़ इन रेड कलर। तो ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक अलग सी शेप बनाते हैं, एक ये अलग सी शेप बनाएंगे। जब ये रिएक्ट करेंगे किसी भी आयंस के साथ तो ये एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम कहते हैं कि वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। मैं चाहता हूँ कि वो एक स्मॉल 1 सेंटीमीटर डायामीटर का एक पाइप है, 1 सेंटीमीटर डाया एक पाइप है, उसमें से उस वाटर को मैं गुजारना चाह रहा हूँ। कितनी आसानी से वाटर फ्लो करता हुआ उसमें से गुजर जाएगा। वाटर में अभी कोई सॉल्यूट नहीं है, वाटर सिंपल है, नॉन रिएक्टिव है, लिक्विड फॉर्म में है। वाटर की डेफिनेशन आप जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, वाटर कुछ भी शेप ढाल सकता है। तो वाटर उस पाइप में से बड़ी आसानी से गुजर जाएगा 1 सेंटीमीटर में से। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलें हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसी चीज़ के साथ या उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं, इसको आइस में कन्वर्ट करते हैं। वाटर की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ, वाटर मॉलिक्यूल की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। अब वाटर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा।
अब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। अब एक जियोमेट्री बनेगी, अब एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, जबकि राइट साइड पे वही मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में। अब मैं अगर कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को आप कोशिश करें कि ये उस पाइप में से गुजर सके, 1 सेंटीमीटर का डाया है, आई थिंक सो इट विल बी हार्ड फॉर दैट आइस टू पास फ्रॉम दैट पाइप। अब पाइप में से इस वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कि सॉलिडिफाई हैं, जो कि एक ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं, उनका उसमें से गुज़रना, उनकी मोबिलिटी वहाँ से मुमकिन नहीं है, अगर है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल वॉल के अंदर या प्लांट सेल्स के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विफाइड हैं, उनकी मूवमेंट इजी है, उनकी रिएक्टिविटी सॉल्यूट्स के साथ आसान है। जैसे ही वो सॉलिडिफाई होंगे तमाम तरह की केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे, वाटर रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ, और सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल के थ्रू किसी और सेल में अगर ट्रांसफ़र होना है तो वो नहीं हो पाएगा। अब वाटर भी रिएक्ट करता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के साथ। सॉल्यूट दो तरह के आएंगे आपके पास, फूड में दो तरह के सॉल्यूट्स होंगे, हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक इस टाइप्स के सॉल्यूट्स हैं जिनको हम कहते हैं वाटर लविंग सॉल्यूट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड है, अगर ये किसी फ्रूट में मौजूद है, सॉल्ट की फॉर्म में मौजूद है, इट लव्स वाटर, ये इजीली डिज़ोल्व होगा, इजीली अवेलेबल होगा वाटर को, तो हम इसको हाइड्रोफिलिक ग्रुप कहलाएंगे। जबकि कुछ ऐसे होंगे सॉल्यूट्स जो हाइड्रोफोबिक होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन्स, लिपिड्स, ऑयल। ये इस तरह के सॉल्यूट्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत वीक रिएक्शन होगा। सो सॉल्यूट की भी एक स्पेसिफिक प्रेफरेंस हुआ करती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वाटर। वाटर तीन तरह से फूड में मौजूद होगा। नंबर 1 इज़ द फ्री वाटर। इसको हम ऐसा वाटर कहेंगे जो फूड में इजीली हम स्क्वीज़ करने से, ग्राइंडिंग करने से या प्रेस करने से निकाल सकें। आप किसी भी फ्रूट में निचोड़ने के बाद पानी अगर बाहर निकाल सकते हैं तो उसको हम फ्री वाटर कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे किन्नू, आपने किन्नू के दो हिस्से किए और उसका जूस निकाल लिया, वेरी इजी, फ्री वाटर। इसी तरीके से आपने तरबूज, उसमें से चकोतरा, तो ये मुख्तलिफ़ तरह की टाइप्स हैं। बाउंड वाटर एक इस तरीके का पानी होगा जो टाइटली बाउंड होगा किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के साथ। कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, दैट इज़ द बाउंड वाटर। पत्तों में बाउंड वाटर होगा। आप पत्ते को दो टुकड़ों में करेंगे तो पानी उसमें से इरप्ट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। आप उसको ग्राइंड करेंगे, आप उस पर कोई केमिकल ऐड करेंगे तो वो उस पानी को बाहर निकालेगा रिएक्ट करवा के। इस तरह के वाटर को आप बाउंड वाटर कहते हैं। तीसरी फॉर्म एंट्रैप्ड वाटर कहलाती है। आप सब जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और पूरे सेल स्ट्रक्चर के दौरान कुछ कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। उन कैपिलरीज में पानी मूव कर रहा होता है, फ्लूइड मूव कर रहा है। जब वो कैपिलरीज किसी भी वजह से डैमेज हो जाएं, किसी कट लगने की वजह से,
तो वो वाटर स्पेसिफिकली वहाँ से निकलेगा, अदरवाइज़ वो वहाँ पर एंट्रैप्ड रहता है, कैद रहता है। इस तरह के वाटर को हम एंट्रैप्ड वाटर कहलाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स में ऐसे होता है, पाइन्स, पैक्टिन जेल, मतलब डिफरेंट टाइप्स इसकी हैं। यू कैन लुक एट दिस। नेक्स्ट, वाटर सॉल्वेंट के तौर पे फूड में कितना इम्पोर्टेंट है और ये कैसे रिएक्ट करता है। वाटर को जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, वाटर इज़ एन आइडियल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन इसको एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाने में भी इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। किस टाइप्स के सॉल्यूट्स को ये डिज़ोल्व करेगा, जैसे कि मैंने कहा कि जो आयोनिक फॉर्म में होंगे, पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में मौजूद होंगे, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स वो होंगे। पार्टिकल साइज सॉल्यूट्स का कैसा होगा। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप नमक ले लें, नमक के छोटे छोटे दाने होंगे, ग्रेन्स होंगे, आप वो डिज़ोल्व करें, वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें आप पत्थर डिज़ोल्व करें तो पत्थर डिज़ोल्व नहीं होंगे। बोथ आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। चलें इसको हम देखते हैं कि वाटर में एज ए सॉल्वेंट 3 तरीके के साथ सॉल्यूट्स को मिक्स करता है। नंबर 1 इज़ डिज़ोल्व्ड। आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट से मुराद सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। जैसे भी एग्जांपल यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, अगर आपको आप देख पाएँ तो टेबल सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक। इसको आपने पानी में डिज़ोल्व किया तो ये कलरलेस होगा, आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप नहीं देख सकते कि इसमें नमक मिक्स किया हुआ है अनटिल कि आप इसको टेस्ट करें। आप पानी पिएं तो आपको जायका महसूस होगा, दैन आप बता सकते हैं कि चीनी हो या नमक हो या डिज़ोल्व हुए। जब ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाएं और इनकी प्रेजेंस फिज़िकली हमें नज़र ना आए तो हम ऐसे सॉल्यूट को कहते हैं कि ये डिज़ोल्व हो गया है। अगर हम दूध के एग्ज़ाम्पल लें तो दूध में भी पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन लाइक 70%। लेकिन इसमें आपको कुछ पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड आएंगे, स्कैटर्ड नज़र आएंगे। अगर आप बहुत बारीक सी छाननी लें, सीप करें इसको, तो आप सेपरेट कर सकेंगे ये मॉलिक्यूल्स। कुछ केमिकल्स जब आप इसको बॉयल करते हैं तो बॉयल करने से भी सेपरेट किए जा सकते हैं, तो ये डिस्पर्शन कहला देती है। एक होता है सस्पेंडेड, जो मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व नहीं होते, केमिकल रिएक्टिविटी ऐसा सच नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपने आटा लिया हो और उस आटे को आपने पानी में मिक्स किया, आटे की मिकदार कम रखी, पानी की ज़्यादा रखी, तो वो सस्पेंडेड होगा। ओके, सो एन आयोनिक सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड बाय डिज़ोल्विंग सब्सटेंसेस। तो आयोनाइज्ड सोल्यूशन क्या होगा, आयोनिक सोल्यूशन क्या होगा, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपने सॉल्ट्स ऐड किए, एसिड्स ऐड किए, बेसिस ऐड की और वो आयंस की फॉर्म में आ गया। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड ले लें तो सोडियम पार्शियली पॉजिटिव, क्लोराइड पार्शियली नेगेटिव, तो ये आयंस बन गए। एसिड्स में आए आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, क्लोराइड पार्शियली नेगेटिव, तो वो दोनों एक साथ आ जाएंगे, डिसोसिएट होंगे और मिक्स हो जाएंगे इजीली पानी में। बेसिस में आप आए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पे सोडियम सेपरेट हो गया, हाइड्रोक्सिल सेपरेट हो जाएगा एज ए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट, आयोनिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, हम सॉल्ट को एज एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में दो चीज़ें होती हैं, सोडियम आयन होगा और क्लोराइड आयन होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होंगे आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए। आयोनिक बॉन्ड को बॉन्ड्स की लिस्ट में सबसे वीक बॉन्ड समझा जाता है।
आपने क्या किया, आपने 1 चम्मच सॉल्ट लिया, उसको बीकर में या किसी बाउल में डाला, ऊपर से 1 गिलास पानी डाल दिया, वाटर, प्योर वाटर। अब वाटर कोशिश करेगा कि इस आयोनिक बॉन्ड को वो ब्रेक करे। बहुत वीक बॉन्ड होता है, बहुत वीक फोर्सेस होती हैं जो इन दोनों को अट्रैक्ट किए रखती हैं। तो वाटर के अंदर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन भी है पार्शली पॉजिटिव और ऑक्सीजन है पार्शली नेगेटिव। वाटर को ऐड करने से ये दोनों सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे, इनमें आयोनिक बॉन्ड्स को मज़ीद कमज़ोर करेंगे और अपना एक बॉन्ड इसके साथ इस्टेब्लिश करेंगे। जो ऑक्सीजन होगा नेगेटिवली चार्ज्ड, वो सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा एक, जबकि क्लोराइड आयन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अब जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड बॉन्ड्स। इस पिक्चर में आप देख सकेंगे ये वाटर और सोडियम क्लोराइड हमने मिक्स किए। ये ब्लू कलर में आपको सोडियम आयंस नज़र आएंगे, जबकि ऑक्सीजन पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा होगा जो बॉन्ड बनाया है। सो पार्शली नेगेटिव एंड द पॉजिटिव सोडियम आयंस दे इंटरेक्टेड विद ईच अदर, जबकि यही इसके इन्वर्टेड हाइड्रोजन जो हैं, ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्लोराइड के साथ एक बना दिया इन्होंने बॉन्ड। तो इस तरीके से आप देख सकेंगे कि ये दोनों आयंस वाटर के साथ एडजस्ट हो गए और एक आयोनिक सॉल्यूशन हमारे पास अल्टीमेटली आ गया। वाटर कितना इम्पोर्टेंट है फूड की स्टेबिलिटी के लिए? फूड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है फिज़िकल स्ट्रक्चर पे, केमिकल स्ट्रक्चर पे और माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर। चलें इसको हम मिसाल से वाज़ेह करते हैं। हमने कहा कि वाटर कंटेंट 95% मौजूद है। टोमेटो है, सपोज टोमेटो पे 96% वाटर कंटेंट्स हैं। आपने ये लिक्विड फॉर्म में आपने उसको फ्रीज़र में रखा बिलो टेम्परेचर 4, सॉलिडिफाई हो गया। 2 घंटों के बाद चेक किया आपने तो वो सॉलिडिफाई हो गया। अब आप उसको मज़ीद 2 घंटे के लिए बाहर रखें तो वो एक एक्सट्रीम प्रेशर पे गया, बीच में जो आइस क्रिस्टल्स बने उसने टोमेटो के सेल्स को रप्चर किया, डैमेज किया। जब वापस निकालेंगे तो उसको एक मज़ीद शॉक मिला कि वो सॉलिड से फिर वापस लिक्विड में आया। तो फूड का फिज़िकल स्ट्रक्चर मतलब सेल्स, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स या फुल फ्रूट डैमेज हुआ। केमिकली क्या नुकसान हुआ? टोमेटो को अपने बेसिक प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए लिक्विड वाटर चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो सॉलिडिफाई हुआ उसमें रिएक्टिविटी रुक गई। सॉलिड वाटर कैन नॉट रिएक्ट विद द आयंस, केमिकल रिएक्शंस स्टॉप हो गए। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूँ आपको, सर्दियों का मौसम है, टेम्परेचर रात के वक्त 0 से नीचे बाज़ जगहों पर आ जाता है। ऐसे मौके पर फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, फूड की वैल्यू को, फूड की शेप को, फूड में केमिकल रिएक्शंस को और फूड के पकने को भी, उसकी राइपनिंग को भी कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, तमाम तरह की माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, बैक्टीरिया और फंजाई एक्टिविटीज़ के लिए वाटर कंटेंट की एक स्पेसिफिक रेशो का होना, वाटर कंटेंट की एक स्पेसिफिक फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर वो स्पेसिफिक फॉर्म करंट सिनेरियो में अवेलेबल नहीं है तो वाटर उस माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी जो अल्टीमेटली फूड की क्वालिटी को अफेक्ट करेगी। इसी तरीके से यही चीज़ें फूड की पेरिशेबिलिटी को, फूड की फ्रेशनेस को डिग्रेड करती है, कम करती है। कंसंट्रेशन और डिहाइड्रेशन 2 इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है कि पानी की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप देख रहे होंगे तरबूज जिसमें 94% और 93% वाटर कंटेंट्स हैं। अगर ये रेशो कम हो के डिहाइड्रेशन की वजह से कम हो के फॉर एग्ज़ाम्पल 50% आ जाए तो वो तरबूज की क्वालिटी क्या होगी। फ़िश फ़िश में अगर आपने बाहर रखा हुआ है, उसको बिक नहीं रही किसी के पास, किसी ने फ्रीज़ की हुई है, ओवर टाइम की वजह से उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसकी क्वालिटी भी ख़राब होगी। सो दीज आर सम पॉइंट्स जिसको हमने वाटर के हवाले से देखना होता है। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों इससे रिलेटेड तो मुझसे आप इस डिस्कशन फोरम में, जो कि ERP सिस्टम का हिस्सा है, आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट रिस्पॉन्स, या फिर मैं एक मज़ीद वीडियो बना के तमाम क्वेश्चंस आपके मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ सेफ टाइम।